आप सभी को अभ्यास विद ब्रैकेट में स्वागत है। मैं प्रवीण आप लोगों के लिए वर्मा 2025 का एमसीक्यूज लाया हूँ। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 5th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को देखेंगे। यह चैप्टर डेली लाइफ से जुड़े होने के कारण इस चैप्टर से लगभग हर तरह के एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यूज को, और एमसीक्यूज के साथ हम लोग थ्योरी को भी समझेंगे। तो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन से है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या होगा? W इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एक्चुअली जो वर्क होता है ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, जो फोर्स है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है? स्केलर। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने के चलते हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। द वर्क विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट होने के चलते क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वर्क का है सो हमेशा क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क विल बी सेड नॉट टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। तो ये बोल रहा है कि किस केस में वर्क है सो जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि W इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस। तो अगर हम ये डॉट हटाना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पैरेलल होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? पैरेलल हो, तब क्या होगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हम यहाँ पे कोस थीटा जीरो पुट कर देते हैं तो कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तब वर्क निकल के कितना आएगा? एफ एस निकल के आएगा। यानी कि ये तो जीरो नहीं है, यानी कि कुछ वर्क होगा। तो ये पैरेलल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा केस देखते हैं कि परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एफ एस कोस थीटा में कोस 90 डिग्री पुट करें तो कितना होगा? कोस 90 डिग्री कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तब वर्क कितना निकल के आएगा? जीरो। तो जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा? वर्क है सो जीरो निकल के आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तब हम इसका देखेंगे तो जो यहाँ पे जो थीटा निकल के आएगा वो कितना? 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क कितना होगा? वर्क इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो हम वर्क बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव वर्क हुआ है। और कितना हुआ? माइनस एफ एस। कितना हुआ? माइनस एफ एस के बराबर हुआ है। यानी कि इसमें भी कुछ वर्क हो रहा है। तो किस केस पे वर्क जीरो होगा? जब फोर्स है सो परपेंडिकुलर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनर्जी इज। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट ए हाइट एच इज। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कितना हाइट पे है? एच हाइट पे है, इसका मास कितना है? एम है। तो इसका अगर हम देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच होता है। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच। तो एम हो गया। तो इसको हम लोग इसे भी कर सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी बोल सकते हैं। जैसे एम जी क्या हो रहा है यहाँ पे? जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना? एम जी। और जो एस है, एस इक्वल टू क्या है? एच है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस। तो क्या हो जाएगा? एम जी एच, है ना? ये एम जी और ये एच मल्टीप्लाई हो जाएगा एम जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मास होता है, और क्या होता है? जी होता है, और एच होता है, एम जी एच वही होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8, द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एम क्या हो गया? मास हो गया, और भी क्या हो गया? वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए जूल है, कैलोरी है, किलोवाट नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। देखिए किलोवाट क्या होता है, किलोवाट होता है पावर। जैसे वाट क्या होता है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर का क्या होता है, वाट होता है, और उसी का एक बड़ा यूनिट है तो किलोवाट। तो किलोवाट क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया। जैसे जूल होता है, जैसे उष्मा होता है उसको हम लोग जूल में मापते हैं। जैसे कैलोरी, जैसे हम लोग फूड लेते हैं कितना कैलोरी एक दिन में लेना चाहिए, तो 2400 कैलोरी लेना चाहिए। तो इस तरह का जो मतलब ऊर्जा को मेजर, मतलब जो एनर्जी को मापते हैं वो कैलोरी में करते हैं, जूल में करते हैं। इलेक्ट्रॉन वेट, जैसे बैटरी वगैरह का जो एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10, तो जूल इज ए यूनिट ऑफ। तो जूल किसका यूनिट है, तो जूल वर्क और एनर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज। तो देखिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एसेलरेशन इंटू एस। एसेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम इंटू एस। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट बाई, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, दो टी आ गया तो हम लोग टी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एस। अब है सो डायरेक्ट पुट करते हैं। जैसे एम मास है तो इसको हम लिख देंगे एम। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, एल होगा। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डी हो गया। और टी स्क्वायर क्या हो गया, टी-2। तो ये वर्क का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml/t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि वर्क का क्या निकल के आया, ml/t-2। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, ml/t-2 आया, ml/t-t आया, क्या आया, ml/t-2। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बाई टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे सिर्फ टी आ रहा है तो हम क्या करें, टी से डिवाइड कर दें, तब इसका क्या निकल के आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका निकल के आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ml2, और टी एक और चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ml2 t-3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। तो 13 बोलता है कि द टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। देन चलिए दोनों का मोमेंटम सेम है तो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। ठीक है। ये जैसे 1 kg वाला के लिए हम अगर ये मोमेंटम लेते हैं तो ये 2 kg वाले का होगा। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो m1 कितना हुआ है, 1 kg। तो हम इसको लिख सकते हैं v1 इक्वल टू, अगर इसमें 2 kg है m2 तो 2v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v1/v2 का रेशियो देखें, v1/v2 का अगर रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, 2:1। यानी कि v1 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, v2। यानी v1 का जो स्पीड है v2 होगा और v2 1 होगा। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, हाफ m1 v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे को पूछा हुआ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताएं, तो ये 1 2 कट कैंसिल हो गया। अब m1 m2 हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m1 को 1 kg मानना है तो, और v1 कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 तो 1 हो गया, और v1 कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, m2 कितना दिया हुआ है, 2 kg। और v1 कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 2:1 निकल के आएगा। तो 2:1 ऑप्शन कौन सा है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 में बोल रहा है कि ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू ए हाइट एच। कोई बॉडी है जिसको एच हाइट दिया गया है, लीजिए चलिए इसको एच हाइट पे है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए, अप्लाइड फोर्स एंड दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें दो फोर्स, जैसे अगर इसको हम एक ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा। और जब ये अपवर्ड जा रहा होगा उस समय भी इसके मास होने के चलते एक फोर्स क्या डाउनवर्ड भी लग रहा होगा। तो एक फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, एक फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड।
है ना। तो इस दोनों फोर्स के चलते हमको निकालना है कि कौन सा फोर्स से कौन सा वर्क पॉजिटिव हो रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है। तो चलिए जो अपवर्ड लेके जा रहा है उस फोर्स का देखते हैं। देखिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर जा रहा है, अपवर्ड ही जा रहा है, और ये भी जो फोर्स है वो अपवर्ड जा रहा है। यानी कि जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है एक ही डायरेक्शन में है तब उसके बीच में थीटा कितना हो जाता है, 0। यानी कि जब हम एफ एस कोस थीटा करेंगे तब यहाँ पे जब दोनों अपवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 हो जाएगा तो कोस थीटा 1 हो जाएगा, तब इसका वर्क निकल के कितना आ जाएगा, एफ एस। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। सिमिलरली अगर हम ये एफ देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये डाउनवर्ड लग रहा है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है। तब यहाँ पे जो कोस थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तब यहाँ पे डब्ल्यू निकल के कितना आएगा, -FS निकल के आएगा। यानी कि ये फोर्स यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और जो जिससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी जो अप्लाइड फोर्स है उससे क्या आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स आ रहा है। तो हम ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं। फॉर ए मूविंग पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास m दिया हुआ है और वेलोसिटी v दिया हुआ है ना, हैविंग ए मोमेंटम p। तो इसका मोमेंटम क्या है, p है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, यानी कि p m v के टर्म में बताना है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, एम वी होता है ना, एम वी। हम इसको अगर पी के टर्म में लाना चाहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, हम इसको अपने मन से क्या कर देते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एम से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत है, ये एम कैंसिल हो जाएगा तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर ही बचेगा। तो हम एम से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और एम से डिवाइड भी कर दें। तो अब इसके वजह से यहाँ पे क्या आ गया, हाफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम भी इक्वल टू क्या होता है, पी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या दे रहा है, पी स्क्वायर दे रहा है। एम भी का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, 2m। और ये किसकी इक्विवेलेंट है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर बाई 2m कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। तो 17 बोलता है कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन। तो कॉलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखिए यहाँ पे कॉलिजन, देखिए जब कॉलिजन की बात करा तो कॉलिजन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है कॉलिजन, 2। तो पहला कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक। जब इलास्टिक कॉलिजन होगा तो इसमें दोनों जो काइनेटिक एनर्जी है और जो लीनियर मोमेंटम है दोनों क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है इलास्टिक में। लेकिन जब इन इलास्टिक होगा यानी दूसरा टाइप का जब कॉलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा, जब इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो उसमें है सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है, पी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड नहीं रहता है। लेकिन इसलिए जब देखा जाए तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, चाहे वो इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो। तो हर तरह का कॉलिजन में सिर्फ पी यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर जिसे कॉलिजन में अगर पूछे, जैसे इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो उसमें क्या क्या कंजर्व होगा, तो इसमें बोथ हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी, तब क्या हो जाएगा, बोथ सही हो जाएगा। अगर इन इलास्टिक होगा तो क्या होगा, सिर्फ लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देखिए आ गया। तो परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें क्या होगा, दोनों कौन कौन सा, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, बोथ कंजर्व्ड होगा, बी हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। तो 19 क्या है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। तो इसमें क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क देता है। तो ये किसका बनेगा ग्राफ, वर्क डन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20। 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड विल बी। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मास एनर्जी रिलेशनशिप से जो हम लोग ने पढ़ा था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें ये क्या होता है, इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मास को
कोई वस्तु को अगर हम उसको वेलोसिटी प्रकाश के लाइट यानी कि c के बराबर दे दें तो उसका जो मास है वो है सो 100% यानी कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक हमने किसी भी वस्तु को वेलोसिटी मतलब प्रकाश के वेलोसिटी के बराबर गति नहीं दे पाए हैं। फिर भी अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अगर कोई 1 मिलीग्राम मैटर को अगर हम लाइट की वेलोसिटी का रफ्तार दे दें तो उससे कितना एनर्जी मिलेगा। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना केजी हो जाता है। अगर 1 मिलीग्राम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ केजी। इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो जितना बार टोन आ रहा है उतना से 10 का पावर हो जाएगा। तो 6 बार में आ रहा है तो 10⁻⁶ केजी हो गया। तो 1 mg इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁶ केजी। यहाँ पे m में हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा था E इक्वल टू mc²। m हमारा कितना दिया हुआ है 10⁻⁶ केजी, 10⁻⁶। और c कितना होता है c का स्क्वायर। तो ये होता है 3 इंटू 10⁸ है ना, इसका स्क्वायर होता है। तो लीजिए स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 10⁻⁶ इंटू ये 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 10 का पावर ये 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए ये -6 हो गया, ये +16 है तो कितना बच जाएगा 10 का पावर 10 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10 का पावर 10 जूल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हाँ निकल के आएगा कि अगर 1 मिलीग्राम को अगर हम लाइट का स्पीड दे देंगे तो 1 मिलीग्राम से इतना जूल एनर्जी निकल के आएगा 9 × 10⁻10 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो 21 में क्या बोलता है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अबाउट। देखिए p इक्वल टू कितना है मान लीजिए 100 है अभी, ठीक है। अब फिर p कुछ देर में बढ़ा के कितना कर दे रहा है 25% बढ़ा दिया यानी 125 हो गया। अगर हम इसको रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर जाएगा 5 के 20, 5 25, यानी कि अभी ये हम बोल सकते हैं कि पहले 4 था तो अब पी कितना हो गया 5 हो गया। तो 4 से 5 क्या हो गया 25% हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 25% ऐसे बढ़ा ना तो 25% आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे है ना डायरेक्ट 25/100 कर दीजिए। तो क्या हो गया 25 1 25 चौके 100। तो ये जो 4 नीचे आया और यहाँ जो ऊपर 1 आया तो ये 1 है सो बढ़ रहा है। 4 में से 1 बढ़ने से कितना बढ़ेगा 25% बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले 4 था तो अब 4 में ये 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 जुड़ गया तो ये क्या हो गया 4 से 5 हो रहा है कब जब 25% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 25% को ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिए और जो ऊपर जो अंश होगा वो क्या होगा बढ़ोतरी दिखाएगा। 25% का जो बढ़ोतरी हो रहा है ऊपर वाला से जोड़ के नीचे वाला आपका इनिशियल वैल्यू दे रहा है। तो इसमें 4 था तो 4 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का मोमेंटम पहले कितना था 4 था 5 था। दूसरी एक बात इसमें ध्यान देना है कि जैसे ये क्या होता है मोमेंटम m/v हो रहा है हमारा सेम बॉडी पे यानी जो मास है सो क्या है कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम एक ही बॉडी पे वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट दे के मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। तो इसमें जो 4 से जो 5 आया वो है सो वेलोसिटी के बढ़ाने घटाने से आया है। तो इस सिस्टम के लिए जो मास है वो क्या है कांस्टेंट है। तो ये चीज़ इस अनुसार हम m को बढ़ा घटा नहीं सकते। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा अगर मोमेंटम 4 से 5 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे जो 1/2m है ये जो कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर हम ये जो चेंजेज आ रहा है वेलोसिटी से आ रहा है तो अगर हम यहाँ v इक्वल टू 4 लिख देते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अगर सिर्फ v को कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आएगा 16 निकल के आएगा। दूसरा का काइनेटिक एनर्जी दूसरे जो बढ़ा हुआ है 25% अगर बढ़ा के करेंगे तब कितना निकल के आएगा। अगर 5 होगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये जो 5 v इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। तो यहाँ पे बढ़ोतरी कितना हो रहा है तो 16 और 4 20 5 25 यानी कि 9 का बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी को देखा जाए तो 9 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे जो बढ़ रहा है 9 और कितना में बढ़ रहा है पहले कितना था 16 से बढ़ के 25 हुआ तो जो जितना इनिशियल वैल्यू था वो नीचे आता है। तो क्या हो जाएगा 9/16 इंटू 100 कर देंगे तो हम बोल देंगे मतलब हमको निकल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 4 से कटेगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 4 चौके 16।
तो यहाँ पे क्या हो निकल के आएगा 25 9 कितना हो जाएगा 225 निकल के आएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 चौके 20 और 2 6 चौके 24 एक बच गया 4 दूना 8 तो ये 56.25% काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे दशमलव में नहीं दिया हुआ है तो आप मतलब राउंड अप वैल्यू लेते हैं तो कितना आ रहा है 56 तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और 22 में क्या है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस एक 1 kg का दिया हुआ है और दूसरा 16 kg का दिया है और मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। तो हमको रेशियो ऑफ मोमेंटम बताना है कि मोमेंटम का क्या रेशियो होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं दोनों को काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं। एक 1 kg वाला और 16 kg दोनों है तो ये दोनों का कितना निकल के आएगा जैसे हाफ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम भी मान लेते हैं ये m1 है ये v1 है हाफ m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू दूसरा का क्या हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है तो हम इसको क्या ले हैं ये 16 m2 हो गया और 1 है सो m1 हो गया तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये तो 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो गया इक्वल का साइन है। तो अब देखिए हम लोग इसमें ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे m1 v1 है m2 v2 है तो हम लोग क्या कोशिश करें ना कि इसको मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मोमेंटम कब बनेगा जब m1 v1 का स्क्वायर हो यानी m1 का भी स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से क्या कर लेंगे m1 से डिवाइड कर दिए तो m1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर हो जाएगा m2 का स्क्वायर भी हो जाएगा और m2 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर देंगे। तब अब क्या हो गया कि यहाँ पे p दिख रहा है अब यहाँ भी p दिख रहा है ना p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर सॉरी तो हम लोग क्या थे इसको हम लोग p1 के टर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए m1 का स्क्वायर इंटू v1 का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल टू p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। ठीक है अब हम लोग m1 m2 दिया हुआ है एक है और एक 16 है। हम लोग अब मोमेंटम को भी एक्चुअली हम लोग को क्या बोल रहा है कि मोमेंटम का रेशियो पूछा है तो हम मोमेंटम को एक साइड ले आते हैं जैसे p1 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे p1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं p2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा m1 बाई m2 आ जाएगा और m1 दिया हुआ है कितना 1 kg और ये कितना दिया हुआ है m2 16 kg। ये जो स्क्वायर स्क्वायर है अगर हम लोग इसको स्क्वायर हटा देते तो क्या हो जाएगा p1 बाई p2 इक्वल टू रूट अंडर आ जाएगा इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा तो 1/16 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि 1:4 का रेशियो में क्या आएगा मोमेंटम आएगा। तो 1:4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा मोमेंटम का रेशियो 1:4। ठीक है आप लोग इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखिएगा जैसे m1 हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। उसके बाद इसको है सो मोमेंटम में बदलने के लिए जैसे p इक्वल टू क्या होता है mv होता है तो mv का स्क्वायर के टर्म में हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे जैसे p1 इक्वल टू m1 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर कर दिए। तो आप लोग इसके लिए सो m1 का स्क्वायर अपने से m1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 से डिवाइड कर दीजिए इस तरह से हम लोग का p1 p2 का रेशियो निकल जाएगा और क्या आ जाएगा 1:6 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 में क्या बोलता है डूरिंग कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। देखिए कॉलिजन का टाइप नहीं दिया है कि इसमें तब बताना पड़ेगा कि इन जनरल कौन सा कंजर्व्ड होता है। तो देखिए एक्चुअली दो तरह का होता है कोलिजन एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होता है लेकिन इन इलास्टिक में क्या होता है सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ठीक है तो अगर सिर्फ कोलिजन पूछे तो ये जो है सो दो सभी तरह का कोलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। तो 24 में बोल रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन कब होगा जब दोनों का मास क्या होगा सेम होगा m1 बराबर m2 होगा
तो क्या होगा 100% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। इसका कहने का मतलब वही हो गया कि एक बॉडी अगर दूसरा बॉडी को कोलिजन करेगा तब क्या होगा, जैसे ये m1 मास है, ये m2 मास है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए कुछ है भी है, तब अगर ये टक्कर मारता है तो अगर ये दोनों का मास सेम है तो m1 यहाँ पे जाके इसका स्थान ले लेगा, और m2 है सो इसका जो वेलोसिटी भी है, m1 का जो वेलोसिटी है वो गेन कर लेगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा और दूसरे का उस रफ्तार से जाएगा। ठीक है ना, तो यही बताता है। तो 100% एनर्जी ट्रांसफर कब होगा, जब दोनों का मासेस क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाई 30%, देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। इसमें कितना गेन हो रहा है, 30% हो रहा है। तो 30% हम लोग कैसे निकालेंगे, 30/100 कर देंगे, तो ये जीरो चल गया, यानी कि 10 में से क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो हम एक ले लेते हैं, कितना 10, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 30% बढ़ के 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मोमेंटम में बॉडी इंक्रीज बाय, मोमेंटम बढ़ रहा है, यानी कि मोमेंटम है तो 30% बढ़ रहा है, देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। तो इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बताता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना। तो ये 30% निकल गया, तो पी स्क्वायर बाई 2m होता है। अब इसमें हम लोग है सो पुट करते हैं, पहले अगर 10 होगा तब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये क्या है, मोमेंटम है, पी है, ये पहला इनिशियल केस में 10 था, 30% बढ़ के 13 होगा। तो अगर हम इसमें पी है सो पुट करते हैं, मास दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आ रहा है ऊपर से आ रहा है मोमेंटम से। तो पहला में क्या हो जाएगा, 100/2m आएगा। दूसरे का में कितना होगा, जब 13 होगा तो 169/2m आएगा, है ना। तो ये दोनों सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 69 बढ़ रहा है, 100 से 69 बढ़ रहा है। तब हम कितना ऐसे कैसे निकालते हैं परसेंटेज, तो 69 बढ़ रहा है, जो डिफरेंस होता है वो ऊपर जाता है, और जो इनिशियल वैल्यू होता है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। 100 से 169 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, 69 आया। और इनिशियल वैल्यू कितना था, पहले मोमेंटम कितना था, तो 100 था, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना निकल के आएगा, 69%। तो 69% है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, देखिए 1 किलो वाट आवर को याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार देखिएगा तो याद हो जाए। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वही बोल रहा है, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट में कितना हो जाता है, 1000 वाट, 1000 वाट हुआ ना जी, 1000 वाट हुआ। और आवर, तो आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है, बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये इतना सेकेंड होता है एक आवर में, और इतना वाट होता है 1 किलो वाट में। तो 3.6 कर लेते हैं, 3.6 इंटू कैट जीरो हुआ है, अगर यहाँ पे 3.6 लगाएं तो यहाँ पे 3 और इधर 3, तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन से मैच करेगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वाट सेकेंड में, वाट सेकेंड में तोड़ दिए, किलो वाट को वाट में कर दिए और आवर को सेकेंड में कर दिए, उससे हमको जूल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। ए क्रेन लिफ्ट्स ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड्स, द पावर ऑफ द क्रेन इज, कोई 100 kg का मास है, ठीक है ना, कितना हाइट तक उठाया, 10 मीटर उठाया। तो हम लोग इसमें वर्क कितना निकालेंगे, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, है ना। ये 10 हो गया, 10 मीटर हाइट हो गया, 100 जी को 10 लेना है तो 10 कर दिए, तो कितना निकल के आ गया, बाई टी, तो टी कितना है, टाइम 20 सेकेंड, तो यहाँ पे हम कर देंगे 20, तो 20 25 100, तो कितना हो जाएगा, 10 100 500, तो कितना हो जाएगा 500 वाट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने देखिए इसमें हमने क्या किया, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो रहा है, mgh, तो टोटल केजी था, जैसे 100 kg था, इसमें जी लगा देंगे, 10 लेने बोला है, ठीक है, तो 10 ले लिए जी। और हाइट कितना दिया हुआ है,
10 मीटर, तो ये 10 मीटर कर दी, तो ये हमारा वर्क निकल के आ गया। इसमें अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा, पावर। तो हम यहाँ से टाइम डिवाइड कर दिए, 20 सेकेंड है टाइम, तो 20 पच्चे क्या हो गया 100, और 10 दाएँ 100 पच्चे 500, तो क्या निकल के आएगा 500 वाट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। इसको इरेज कर देते हैं। 28 क्या बोल रहा है कि ए बॉडी लिफ्ट मास ऑफ 1 kg टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन 20 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है लगभग, इसमें पावर बताना है। तो देखिए इसमें कितना हाइट mgh वर्क निकल के देगा, तो वर्क कितना है, मास है मेरा 1 kg, जी लेना है 10, और हाइट कितना जा रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो ये वर्क निकल के आ गया, और इसको हम इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, कितना सेकेंड में कर रहा है 20 सेकेंड में। तो ये 10 दूना 20, तो 1/2 निकल के आ रहा है, तो 1/2 यानी कि 0.5 वाट, 0.5 वाट निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। ए बॉक्स इज पुस्ड थ्रू 4 मीटर। यहाँ पे अगर ये क्या है, एक बॉक्स दिया हुआ है। ए बॉक्स इज पुस्ड थ्रू 4 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन। तो जो एफ है यानी कि जो घर्षण फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा जिधर बढ़ रहा है उसका क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ये इधर जा रहा है तो फोर्स क्या लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में एंगल कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री आएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, नेगेटिव काम हो रहा है। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, एफ एस कोस थीटा काम करेगा, और कोस कितना होगा, 180 को -1 होता है तो क्या होगा, -FS काम होगा। तो -FS कितना होगा, 100 न्यूटन। यहाँ पे क्या लिख आ गया, एफ दिया हुआ है 100, और एस कितना दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा -400 जूल। तो कितना काम करेगा, -400 जूल काम करेगा क्या, घर्षण से ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक तरह से ये क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो घर्षण फोर्स कितना लग रहा है, -400 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30, है ना। 30 क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास m कोलाइड्स विथ ए वॉल विथ स्पीड v। देखिए कोई एक वॉल है, इसमें है सो एक ये बॉल आ रहा है, इस पे कोलाइड कर रहा है, और ये है सो मान लीजिए v स्पीड से जा रहा है, और ये कोलाइड करके फिर से अपना स्पीड है सो सेम v मतलब प्राप्त कर रहा है, स्पीड है सो कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी ये परफेक्टली इलास्टिक है शायद। A ball of mass m collides with a wall with speed v and rebounds on the same line with the same speed. If the mass of the wall is taken as infinite, then the work done by the ball on the wall is। ये बॉल गया यहाँ पे कोलाइड किया वॉल से, और सेम स्पीड से वापस आ गया। तो ये बॉल के द्वारा इस दीवार पे कितना काम किया गया, तो इस दीवार को देखा जाए तो दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क कहाँ से होगा, तो वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। तो एस है सो 0 है, क्योंकि दीवार में है सो कुछ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो फोर्स आप जितना मर्जी लगा लें तो वर्क तो 0 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। ए बॉल ऑफ मास m कोलाइड्स विथ ए वॉल विथ स्पीड v, देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल इज। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास m, कोई एक बॉल है जिसका मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, कोलाइड्स विथ ए वॉल, ये भी कोई वॉल से कोलाइड कर रहा है, स्पीड v, इसका स्पीड क्या है, v है। देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल इज, तो लगभग सेम ही है। तो ये वॉल पे है सो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, 0 वर्क हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हम लोग है ना ऐसे कह सकते हैं कि जो पाथ डिपेंडेंट होता है ना, जो पाथ डिपेंडेंट होता है, वो जो फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव नहीं होता है। सपोज चलिए घर्षण का, जैसे मेरा एक रास्ता एकदम टेढ़े मेढ़े है, एक इससे रास्ता है, यहाँ पे आप एक बॉक्स ले लिए और उसको खींचे जा रहे हैं रस्सी पकड़ के, तो आपका पाथ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे घर्षण एफ है सो लगते जाएगा घर्षण बल, है ना। तो ये जो हमारा जो फोर्स है वो डिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, और हमारा जो वर्क निकालते हैं जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और ये है सो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसे जो पाथ गया इसमें ये एस हुआ वो डिपेंडेंट नहीं करता है, तो वो कंजर्वेटिव होता है।
तो ये जो फ्रिक्शन है ये तो भाई डिपेंड करेगा कि रास्ता कैसे कैसे गया, जितना दूरी ट्रेवल किया उतना फोर्स वो मतलब फोर्स काम करेगा, है ना। तो पाथ डिपेंडेंट हो गया। इस तरह का जैसे हो गया हीट हो गया, हीट भी क्या होता है, जिस तरह पाथ होगा वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ रगड़ने से हीट पैदा हो रहा है, तो रास्ता पाथ डिपेंडेंट है, जितना लंबा जैसे अब कीजिएगा जितना रगड़िएगा उतना हीट मतलब क्या होगा, इमिट करेगा, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट। तो जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे ये हो गया तो वो डायरेक्टली खींचता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है सो सेंटर से खींचता है, सेंटर से शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो होता है। इसलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। ये सारे हैं जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन जो फ्रिक्शन हो गया और हीट हो गया ये सब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि नॉट कंजर्वेटिव क्या होगा। तो जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हीट है, ये सब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसको इरेज करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये इन इलास्टिक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। जो पी होता है ये है सो किसी भी तरह का कोलिजन हो उसमें क्या होता है, ये कंजर्व्ड होता है। और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या किस में होता है, इलास्टिक कोलिजन में होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में क्या बोल रहा है कि ए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, ये क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, मास एम है, कोलाइड से हेड ऑन विथ ए वॉल विथ वेलोसिटी भी। तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो जिस ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी है जो हेड ऑन कोलाइड कर रहा है वॉल से। मान लीजिए कि एम मास का जो बॉडी है उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि वेलोसिटी वी आई है। आफ्टर कोलाइड कोलाइड करने के बाद उसका वेलोसिटी होगा वी एफ। तो हम लोग जानते हैं कि जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होता है उसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी जो कोलाइड करने के बाद होता है वो माइनस वी आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक याद करना है कि क्या होता है कि जो वेलोसिटी फाइनल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव माइनस वी आई के बराबर होता है। कब, जब परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मतलब परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो तो। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दें तो क्या मोमेंटम बता देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। तो मोमेंटम एम भी होता है, तो एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल, और इनिशियल का वैल्यू माइनस वी एफ से पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा, एम वी एफ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या निकल के आएगा, एम वी एफ, और ये एम वी एफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, 2 MV, है ना। तो 2 MV क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। ये वाला एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। जिसे एक केस होता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें जब M2 इज फार मतलब ग्रेटर देन M1, फार फार ग्रेटर देन अगर M1 हो, जैसे दीवार है तो इसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है इसके तुलना में, मास की तुलना में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी एफ होता है इक्वल टू क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वी आई के बराबर होगा। ठीक है, तो बस इसी को इक्वेट यहाँ पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा और क्या निकल के आएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2 MV हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। 35 क्या बोल रहा है कि ए परफेक्ट इन इलास्टिक बॉडी। देखिए यहाँ पे इलास्टिक था, अब क्या आ रहा है, इन इलास्टिक बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड्स हेड ऑन विथ वॉल वेलोसिटी, सेम चीज बोल रहा है। पहले इलास्टिक था, अब क्या हो रहा है, इन इलास्टिक हो रहा है। तो इसमें डेल्टा पी निकल के क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल। तो वर्क बाई टाइम क्या निकल के आता है, पावर निकल के आता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, तो 746 वाट होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ द फ्लोइंग। देखिए किलो वाट आवर क्या होता है, यूनिट एनर्जी का होता है। जैसे हम लोग मीटर, जो बिजली का मीटर होता है वो हमेशा क्या बताता है, किलो वाट आवर। ये है सो एक यूनिट के बराबर होता है। जैसे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो ये किसका है, एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन। तो ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। देखिए बुक का जो एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर का स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। जो हम लोग का वर्क डन का जो डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी के वर्क, वो बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेज आता है उसी को रेट को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स वर्क डन, है ना। तो जो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो क्या देता है, वर्क डन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हाट हैपेंस टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ये बॉडी फॉलिंग फ्रीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन ए वैक्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। तो कौन सा रहेगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है कुछ नया चीज़ नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के आता है ना, उसी को मैकेनिकल एनर्जी बोल दिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम एक सिस्टम बोलते हैं जिसमें बाहर का फोर्स कुछ नहीं लगा है, तो जैसे हम कोई वस्तु को नीचे से अगर हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे, तो अगर उसका जो धीरे धीरे जैसे अगर उसका गति जुड़ जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर घटेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, लेकिन हाइट के बढ़ने से mgh बढ़ता है ना। अगर जितना मास को जितना आप ऊंचाई पे ले जाइएगा उतना mgh हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी और mgh क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42। तो फ्रिक्शनल फोर्सेज, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग पहले भी देखे थे, क्या ऐसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर पाथ टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसमें हम अगर यहाँ पे एक ब्लॉक को लेके घूमते हैं, तो जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स एफ लगता जाएगा। यानी जैसा पाथ होगा उस तरह से फोर्स लगता जाएगा। यानी पाथ वैसा क्वांटिटी जो पाथ डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। सपोज कर लीजिए कि, ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो पाथ डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें से देखा जाए तो वाट होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मिली वाट भी दे दिया है। तो इन जनरली मिली वाट उतना यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चारों में देखा जाए तो सबसे छोटा मिली वाट है। देखिए वाट हो गया, ये मिली वाट, पहले मिली वाट होगा, फिर वाट होगा, फिर किलो वाट होगा, नहीं किलो वाट से पहले, हाँ किलो वाट होगा, फिर हॉर्स पावर होगा। तो हॉर्स पावर में क्योंकि अकेले ये 746 वाट होता है, लेकिन किलो वाट में तो 1000 वाट होता है। तो किलो पहले हॉर्स पावर होगा, फिर किलो वाट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 44 से 83 टोटल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।